अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, एक पावर शेयरिंग फार्मूले के हवाले से तो बात की जा रही थी कि आइंदा जो इलेक्शन के बाद जो नई सूरत हाल होगी वो कैसी होगी, हुकूमत कैसी होगी, किस सूबे की में किसकी हुकूमत होगी, वफाक में कौन कौन शामिल होगा, वहाँ किस को किस सतह पर रखा जाएगा। ये पावर शेयरिंग फार्मूला था, इस हवाले से बात हो रही थी और इस हवाले से कहा जा रहा था कि ज़रूरत पड़ने पर ही और अपने तमाम इंतज़ामात कर लेने के बाद ही इलेक्शन कराए जाएंगे। लेकिन अब एक आइनी पैकेज की भी बात की जा रही है और इस हवाले से भी खासी पेशरफ्त हो रही है। ये पावर शेयरिंग फार्मूला क्या है और आइनी पैकेज क्या है, इस पर आज गुफ्तगू करते हैं और वेरी एक्सक्लूसिव ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो एक्सक्लूसिव बातचीत है। जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब तक पीटीआई मौजूद थी तो पाकिस्तान में 3 बड़े स्टेक होल्डर्स थे। एक तहरीक इंसाफ थी जिसको इमरान खान लीड कर रहे थे, दूसरा पीडीएम इत्तेहाद था जिसमें मौलाना फजल रहमान एक नुमाइशी उसके सरबराह थे, लेकिन जो हकीकी सरबराह थे वो आसिफ अली जरदारी साहब थे और मियां नवाज शरीफ साहब थे। आसिफ अली जरदारी ने अपने फ्रंट पर बिलावल भुट्टो को किया हुआ था और वो पसे पर्दा थे, और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब ने बज़ाहिर अपने भाई शहबाज शरीफ साहब को आगे लाए हुए थे, लेकिन ख्वाहिशमंद ये थे कि वो अपनी साहिबजादी मरियम नवाज साहिबा को सामने लाएं और उन्हें मुतारिफ़ कराएं और वो मुस्तकबिल की हुक्मरान हों। लेकिन पीटीआई टूट गई और जो हमारे ताकतवर हलके हैं उनके बकौल शायद अब पीटीआई के कम अज़ कम मुस्तकबिल करीब में आने के कोई इम्कानात नहीं हैं। तो ऐसे में 2 बड़े स्टेक होल्डर्स रह गए थे, एक उनमें पीडीएम था और दूसरा जनाब हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी। लेकिन अब सूरत हाल कुछ मज़ीद आगे की तरफ जा रही है। साफ ज़ाहिर है, जब आपका एक बड़ा मेन अपोनेंट ना रहे और उसकी आपने कमर तोड़ दी हो तो फिर आपके अंदर से ही अपोजिशन आना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले ये जो गड़बड़ हुई वो पाकिस्तान पीडीएम में डेमोक्रेटिक अलायंस में हुई और वो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से थी। सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि फौरी तौर पर एक आइनी पैकेज लाया जाए और उस आइनी पैकेज के जो रिक्वायरमेंट्स थी वो इब्तदाई तौर पर यही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब की सज़ा ख़त्म हो और उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जा सके। इस हवाले से पार्लियामेंट में कानून साजी भी हुई और 2 कवानीन बनाए गए। वो अगरचे पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर एक्ट के तहत थे, लेकिन पहला जो कानून बनाया गया था उसमें ये शिक शामिल की गई थी कि वो तमाम केसेस जो सोमो नोटिस के तहत अज खुद नोटिस के तहत वो फैसले हुए हैं उनमें अपील का हक दिया गया था, और उसमें जो चीफ जस्टिस का रोल था इस हवाले से ख़त्म कर दिया गया था कि इनमें जो बेंच बनाने का इख्तियार होगा वो चीफ जस्टिस के साथ 2 जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनमें भी शामिल होगा। इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया गया था सुप्रीम कोर्ट में और जजेस में भी तफरीक पैदा की गई थी। ये इतनी तफसील है कि जो हम पहले ही जान चुके हैं, इस पर मज़ीद बात करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस पर जनाब ये आते ही कानून बनने से पहले इस पर अमल दरामद रोक दिया गया और स्टे ऑर्डर दे दिया गया। उसके बाद सदर आरिफ अलवी को राज़ी करके एक और जनाब कानून लाया गया, उसमें जो बेंच बनाने का इख्तियार था वो तो चीफ जस्टिस से नहीं लिया गया, लेकिन जो बाकी लोग थे जिनको अब तक अज खुद नोटिस जो अज खुद नोटिस के तहत जिनको सज़ाएं हो चुकी थीं उनको अपील का हक दे दिया गया। लेकिन ये सब कुछ भी नाकाफ़ी समझा जा रहा था। इस पर यह कहा गया कि नहीं, एक भरपूर आइनी पैकेज ज़रूरी है और उसके बगैर मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी मुमकिन नहीं है। वो अपने भाई के वज़ीर आज़म होने के बावजूद भी पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं थे और वो चाहते थे कि उनको मुकम्मल सेफ्टी और सिक्योरिटी जब तक नहीं मिल जाती वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। इस पर एक आइनी पैकेज की तैयारी शुरू हुई, पीटीआई की टूट फूट शुरू हुई और उनको एक नई पार्टी में लाया गया। अब ये जो नई पार्टी का क़याम है वो भी देख लें। अब जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पहले वाले नहीं रहे कि सिर्फ पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट। पीडीएम के अंदर आवाज़ें हैं, मुख्तलिफ आवाज़ें हैं, उनमें सबसे बड़ी जो आवाज़ है वो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जेयूआई की है, लेकिन एमक्यूएम मौजूद है, एएनपी मौजूद है और छोटी इलाकाई जमातें भी उसमें मौजूद हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में पहले जो इस्टेब्लिशमेंट बात करती थी उनका जो माउथ पीस था वो पीडीएम था, लेकिन इन फ्यूचर में
पीडीएम इस्टेब्लिशमेंट का कम से कम माउथ पीस नहीं रहा और उनको ज़रूरत थी कि उनकी अपनी भी आवाज़ हो, वो पार्लियामेंट की सूरत में, अरकान असम्बली की सूरत में और दीगर सूरत में हो। ऐसे में पीटीआई को तोड़कर एक नई जमात बनाई गई और वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी थी। जनाब जहांगीर तरीन साहब को इस हवाले से स्टेक दिया गया, लेकिन ये जो नई जमात का बनना है उससे कुछ मसाइल सामने आए। और मसाइल क्या थे कि सबसे पहले तो मियाँ जो आसिफ जरदारी साहब थे उनको इस हवाले से बड़ा शक गुजरा कि शायद उनके साथ गेम खेली जा रही है, क्योंकि उनके साथ जो वादा किया गया था वो वादा ये था कि उनके साहिबजादे बिलावल भुट्टो को आइंदा का वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। इस हवाले से वो अब तक मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ साहब का साथ देते आए थे और उनके साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े थे। यहाँ तक कि उन्होंने जो उनकी पार्टी थी वो लेफ्ट की वाहिद पार्टी थी, उन्होंने उस नाम को और उस ओहदे को और उस हैसियत को भी स्टेक पर लगा दिया था। और इस सूरत हाल के सामने वो यूँ समझें कि ना सिर्फ पीडीएम के सामने, बाकी रहनुमा मुस्लिम लीग नून के सामने, शहबाज शरीफ के सामने और मौलाना फजल रहमान के सामने, बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी तकरीबन बिछ बिछ गए थे। और वो चाहते यही थे कि उनको जो वादा किया गया है कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होगा उसको बनाया जाए। लेकिन दरमियान में जब एक नई पार्टी आई और जो साउथ पंजाब आसिफ जरदारी साहब के हवाले करना था वो जहांगीर तरीन के हवाले कर दिया गया। ऐसे में फिर सबसे पहले आसिफ जरदारी साहब ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। आगाज़ जो हुआ था वो नजम सेठी और चौधरी ज़का अशरफ के हवाले से था कि किसको आपने फ्यूचर का चेयरमैन पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन किसको बनाना है। तो इस हवाले से सबसे पहला स्टैंड लिया, लेकिन उसके बावजूद भी बात नहीं बन रही थी। तो इस पर अल जज़ीरा को बिलावल भुट्टो का एक इंटरव्यू जनाब दिया गया, वो अपनी बड़ा मानीखेज़ है और अपनी नौयत के हवाले से बहुत अहम है, जिसमें पहली मरतबा बिलावल भुट्टो ने तस्लीम किया कि इस वक्त दो बातें थी उसमें। एक तो पहली बार तस्लीम किया गया कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल, फौज का रोल, बल्कि डायरेक्ट जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए वो ये था कि आर्मी का हमारी सियासत में और हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा किरदार मौजूद है। इस पर बिलावल भुट्टो का कहना था कि वो खुद भी इस किरदार को कम करना चाहते हैं, ख़त्म नहीं करना चाहते तो कम अज़ कम ज़रूर करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि ये कम करने आइनी किरदार कम करने के लिए ये तरीक़ाकार नहीं है कि आर्मी तनसीबात पर हमले किए जाएं। उन्होंने डायरेक्ट एक हद तक तो जनाब इमरान खान साहब को इंडोर्स किया कि वो जो जदोजहद कर रहे हैं कि वो आर्मी का किरदार महदूद किया जाए और सियासतदानों का किरदार होना चाहिए, अवाम को हक मिलना चाहिए कि वो अपने मुस्तकबिल के फ़ैसले करें। लेकिन उन्होंने इसकी स्ट्रेटजी से थोड़ा सा इख्तलाफ किया। बहरहाल ये पहला बड़ा अलार्मिंग इंटरव्यू था जिसमें इस्टेब्लिशमेंट को भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा। इस पर जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने अब दूसरे ऑप्शंस पर भी गौर करना शुरू कर दिया है और आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता 4 दिनों से एक ठहराव सा है। यहाँ तक कि जो इमरान खान हैं उनके खिलाफ कोई नए मुकदमात भी नहीं बन रहे, उनके खिलाफ उस तरह से चढ़ाई भी नहीं हो रही, उनको ज़मानत भी दे दी गई है और नई सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। ऐसे में जहांगीर तरीन साहब फौरी तौर पर वो पहुँचे हैं लंदन में और उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से बहुत सारे मामलात तय कर रहे हैं। उनमें सबसे पहला जो था वो ये था कि आईनी पैकेज को एक फ़ाइनल शक्ल दी जाए। आईनी पैकेज किन किन अमूर पर मुश्तमिल था, इस हवाले से भी जो आईनी माहिरीन हैं, जो लीगल टीम है, उनको कुछ एक स्केच सा दे दिया गया है। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब पर जो सज़ाएँ हैं उस हवाले से ऐसा फार्मूला लाया जाए जो बिल्कुल यूनिवर्सल हो, क्योंकि 2/3 अक्सरियत मिलने के बावजूद भी आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ फ़र्द वाहिद को उस हवाले से कोई रिलीफ दें। उसके लिए आपको कोई ऐसा पैकेज लाना पड़ेगा, ऐसा फार्मूला लाना पड़ेगा कि नवाज शरीफ समेत एक जनरल लोगों पर उसकी एप्लीकेशन हो और उसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा पहुँचे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को पहुँचे। अब चूंकि नए जो पीटीआई के मुनहरिफीन अरकान हैं वो जहांगीर तरीन के पास मौजूद हैं और उनको उनकी वापस कौमी असम्बली में वापसी की बातें हो रही हैं। जो पहले 2 आईनी बिल लाए गए थे जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को अपील का हक मिला था,
वो नाकाफ़ी थे, क्योंकि वो 2/3 अक्सरियत से नहीं थे वो, बल्कि उनकी आइनी हैसियत भी खुद भी मशकूक थी। और उनकी जो आइनी टीम है, लीगल टीम है, उन्होंने भी बता दिया था कि शायद ये फार्मूले कारगर साबित ना हो सकें। अब ये सोचा जा रहा है कि वो मुनहरफीन अरकान को वापस कौमी असम्बली में लाकर एक 2/3 अक्सरियत से एक आइनी पैकेज तश्कील दिया जाए और उसके जो बुनियादी तौर पर उनका जो स्टेक हो वो मियां नवाज शरीफ साहब की सज़ाएं कम करना हो। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अगर ज़रूरत पड़े तो उसी आइनी पैकेज के तहत जो कौमी असम्बली की मुद्दत है उसे भी 2 साल या 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपको याद होगा कि जब ये सारे मामलात सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल आप चेंज नहीं ला सकते, आईनी तब्दीली नहीं ला सकते, आप सिर्फ जो कानून साजी है वो कर सकते हैं। कानून साजी और आइन साजी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कानून साजी ये होती है कि आप सिंपल मेजॉरिटी से कोई कानून मंजूर कर लेते हैं और उसका खात्मा भी सिंपल मेजॉरिटी से होता है। लेकिन आपने जब आइन में तब्दीली करनी हो तो 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत पड़ती है। और इस वक्त पीटीआई के लोगों को और पीडीएम को, मुस्लिम लीग नून और तमाम जमातों को मिलाकर और जो पीटीआई के मुनहरफीन अरकान हैं उन सबको मिलाकर 2/3 अक्सरियत की तैयारियां की जा रही हैं और उसमें सोचा जा रहा है कि एक आइनी पैकेज लाया जाए, आइनी तरमीमी पैकेज लाया जाए। उसमें जो मुद्दत है वो कौमी असम्बली की उसको भी बढ़ाया जा सकता है और इसके अलावा सज़ाओं को भी कम किया जा सकता है। और उसके अलावा एक और जो पीटीआई पर पाबंदी है उसको भी डायरेक्ट आइनी तरमीम के साथ आइनी पैकेज के में शामिल कर लिया जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई गुंजाइश नहीं होगी कि वो उस पर एतराज़ कर सके, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी के साथ पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस और खुद के चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं कि आप कोई ऐसी आइनी तरमीम लाना चाहते हैं तो 2/3 अक्सरियत से लाएं, उस पर कोई आपसे पूछ गुछ नहीं होगी। लेकिन आप जब कानूनी तरमीम लाएंगे तो उस पर उसका जायज़ा लिया जा सकता है। लेकिन इस वक्त दरमियान में आसिफ जरदारी साहब खड़े हो गए। उनका कहना यह है कि आप आइनी पैकेज लाएं, लेकिन उससे पहले आपको पावर शेयरिंग फार्मूला तय करना पड़ेगा और उस हवाले से गारंटी भी देना होगी, क्योंकि जो पहले गारंटर थे इस सारी सूरत हाल के वो कमर जावेद बाजवा साहब थे। लेकिन कमर जावेद बाजवा साहब वो गेम से आउट हो चुके, उनको एक्सटेंशन नहीं मिली और सूरत हाल तब्दील हो चुकी। अब सूरत हाल मियां नवाज शरीफ साहब की गिरफ्त में कुछ ज़्यादा है। ऐसे में आसिफ जरदारी साहब को शक पैदा हो गया है कि शायद उनके साथ जो वादा किया गया था कि उनको 2/3 अक्सरियत, उनको जो आइंदा के लिए उनके साहबजादे को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा वो शायद पूरा नहीं किया जा रहा। ऐसे में आसिफ जरदारी साहब के बारे में एक नई भी शुनीद है कि उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि अगर उनके साहबजादे नए वज़ीर आज़म नहीं बन सकते तो वो खुद नए वज़ीर आज़म बनने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन वो आइनी जो पावर शेयरिंग फार्मूला है वो इसको जल्द चाहते हैं। लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा है कि उस वक्त तक आइनी पैकेज नहीं आएगा जब तक ये जो पावर शेयरिंग फार्मूला है वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा। इस हवाले से उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ साहब को बाकायदा हदायत दे दी गई। क्यों कि इस वक्त फिर तमाम गेम स्पीकर कौमी असम्बली के पास है। अगरचे इन मुनहरफीन अरकान को वापस लाया जा सकता है, इस हवाले से हाई कोर्ट की भी बाकायदा एक फैसला मौजूद है, लेकिन दरमियान में वाहिद रुकावट वो राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं। उस हवाले से उनके साथ मुसलसल जो राब्ता कर रहे हैं PMLN के लोग कर रहे हैं, उन्हें मना रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि मैं उस वक्त तक इन अरकान को वापस नहीं लाऊंगा जब तक कि मुझे आसिफ जरदारी साहब इस हवाले से बाकायदा नहीं कहेंगे। ऐसे में ये एक सारी नई गेम है कि पहले पावर शेयरिंग फार्मूला तय हो, ये पीपल्स पार्टी की डिमांड है, लेकिन दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून की डिमांड है कि नहीं, पहले आइनी पैकेज तय किया जाए। इसी पर ही नई जनाब असम्बलियों और नए इलेक्शन के हवाले से बात की जाएगी। बहरहाल ये एक एक्सक्लूसिव सूरत हाल थी जो मैंने कहा कि मैं अपने नाजरीन को शेयर करूं। इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है, क्या तब्दीली आती है और क्या क्या नए अमूर इसमें सामने आते हैं, उसके साथ इंशाअल्लाह पेश होते रहेंगे। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।